बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 6 हेलो एल्कीन और हेलो एरीन। यानी कि इस चैप्टर से ऑर्गेनिक जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। जिस भी बच्चे ने अभी तक पीछे के लेक्चर्स को नहीं देखा है, यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी अगर नहीं पढ़ी है तो जाइए अपने ही चैनल पर, आपको वो मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप समझ सकते हैं। शुरू करूंगी आज का चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, जेई के लिए। तो मैं आपकी पूनम मैम, केमिस्ट्री एजुकेटर। आज हम शुरू करेंगे हेलो एल्कीन और हेलो एलिन बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले अगर हम हेलो एल्कीन और हेलो एरिन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये लगती है, हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना कि हेलो एल्कीन और हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन क्या होता है। बट लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगी यहाँ पर कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं बेटा, जो हेलो एरिन्स होते हैं, वो एक्चुअल में हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सारे बच्चे ध्यान से इसको पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन की यदि मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेलो एल्केन और एरिन, ठीक है। हेलो मतलब हेलोजन, वो दोनों के अंदर ही पॉसिबल है, और हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बट आप इसमें केवल इन दो को ही ज्यादा यूज करेंगे, ये बहुत ही रेयर है, बहुत कम मात्रा में मिलेगा, मैक्सिमम आपको इसी को यूज करना है। फिर एल्केन की बात करूं तो एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन की श्रृंखला जहां पर ओपन श्रृंखला होगी उसे हम एल्केन कहते हैं। वहीं पर एरिन की बात करूं तो सिमिलरली हेलोजन का मतलब तो समझा दिया है, पर एरिन का मतलब होता है एक चक्रीय संरचना जिसे आप क्या कहते हैं, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को हटाने के लिए अगर कोई भी हेलोजन्स वर्क करता है, कोई भी ब्रोमीन या क्लोरीन में से यहां पर इसको प्रतिस्थापित करता है, तो बनने वाला कंपाउंड्स क्या कहलाएगा, इन्हें हम एक्स से रिप्रेजेंट कहते हैं। तो यहां पर क्या लग जाता है बेटा, एक्स लग जाता है, तो इसे हम कहते हैं हेलो एरिन। वैसे ही कार्बन श्रृंखला में इस हाइड्रोजन को अगर किसी हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उसे हम कह देते हैं बच्चों क्या, हेलो एल्कीन। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यानी कि हेलो एल्केन क्या है, एल्केन और एरिन में उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि किसी हेलोजन ग्रुप के द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बनने वाले कंपाउंड को हेलो एल्केन और हेलो एरिन कहते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब हेलो एल्केन हेलो एरिन जब हम पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मैम ये कंपाउंड आया कहां से, तो आपके आसपास इर्द गिर्द ये सब चीजें मौजूद है, बस हमें समझने की जरूरत है, हम इन्हें फील नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, तो कोई ऑपरेशन होना होता है, ऑपरेशन थिएटर में, है ना, तो वहां पर क्लोरोफिल का क्लोरोफॉर्म जो होती है उसका यूज किया जाता है बेहोश करने के लिए। आजकल तो एनेस्थीसिया नहीं देते हैं बट कम कर दिया है ना। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है उसे बेहोश करने के लिए। अब आप सोचते हो कि मैम हम तो एडमिट अभी तक हुए ही नहीं, हमने तो, हमारे घर में किसी का ऑपरेशन हुआ ही नहीं, हमें क्या पता। कोई बात नहीं, आप में से एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसने मूवीज नहीं देखी। हर बच्चा फिल्म देखता है, देखता है कि नहीं देखता है, बिल्कुल देखता है। छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि क्या है, तो तुम तो 12वीं में आ गए हो यार, ऐसे थोड़ी होता है। तो मूवीज में आप देखते हो गुंडे वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई भी विलन है वो क्या करता है, हीरो को बेहोश कर देता है, हैंकी के ऊपर कुछ कुछ लगाता है फिर उसको बेहोश कर देता है। अभी रिसेंटली कल मैंने एक रील देखा था जिसमें एक लेडी ट्रेन के अंदर ही मतलब कि 2 लोगों को बेहोश कर दी, तो कहा कि लेडीज भी ऐसा कर सकती है, क्यों नहीं, आजकल तो भाई साहब कलयुग है ना। तो यहाँ पर ये सब चीजें आपके इर्द गिर्द है। वैसे ही अगर हम हेलोजन्स के बारे में ही बात करें, हेलो एल्किन्स के बारे में बात करें, एरिन्स के बारे में बात करें, जैसे डीडीटी है, किसान तो हम सब हैं ही,
हमारे तो पैदाइशी वही से हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो किसान क्या करते हैं, फसलों को उगाने के लिए क्या करते हैं, डीडीटी का छिड़काव करते हैं ताकि कीटाणु जो है वो लगे नहीं, है ना। कीड़े मकोड़े जो हैं वो जीव जंतु, छोटे जीव जंतु जो वो अपनी जो फसल है उसको खराब ना करे। तो ये सब क्या है बच्चों, ये आपका हेलोजन युक्त कंपाउंड्स जैसे कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन। क्लियर, अब समझ में आ गया, अब रिलेट कर पा रहे हो, तो चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हेलोजेंस की बात करेंगे। तो हेलोजेंस में बेटा उनका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। संरचनात्मक रूप से इसका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, आप आराम से देख सकते हैं। sp3 कार्बन युक्त और sp2 कार्बन युक्त, है ना। इसमें ऐसा भी होता है ना। आगे शायद हम यहाँ पर, हाँ यहाँ पर नामकरण आ गया है, इसका वर्गीकरण यहाँ पर भी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम आगे भी देखेंगे। जनरली अगर मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन जो होता है ना वो कई प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि आपके पास में एक तो कार्बन श्रृंखला जो है उसमें हेलोजन की संख्या के आधार पर, दूसरा कार्बन श्रृंखला की आधार पर, इसके आधार पर, और तीसरा है कार्बन हेलोजन में कार्बन के संकरण के आधार पर। ठीक है, बात समझ में। अब हेलोजन के आधार पर होगा तो क्या होगा, मोनो, डाई और ट्राई, पॉली भी हो सकता है, ठीक है। और यहां पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कि हेलोजन किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है। 1 डिग्री जानते हैं ना, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है वो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री। और कार्बन के संकरण के आधार पर, तो ये रहा संकरण sp3 और sp2। देखो बेटा sp3 मतलब एल्किल हैलाइड, एलिलिक और बेंजाइलिक, वहीं पर वाइनलिक और एरिल हैलाइड्स। अगर आप एल्किल हैलाइड की बात करें तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक यहां भी हो सकते हैं। एलिलिक का मतलब होता है, एलिलिक का मतलब होता है हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो तो सिंगल बॉन्डेड है, लेकिन जो इससे जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्डेड है, यानी 2 नंबर वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है तो उसे एलाइलिक कहते हैं। यहां पर ये sp3, तो ये दिक्कत यहां पर ये गलत है, ये नहीं हो सकता है ऐसा, ये यूं होगा बेटा, इसे एलाइलिक कहते हैं। बेंजाइलिक, बेंजाइलिक में एरोमेटिक रिंग में CH2 कंपाउंड आ जाता है ना, एक हाइब्रिड जो कार्बन है वो आ जाता है जिसकी वजह से हम बेंजाइलिक कहते हैं, बेंजाइलिक, ठीक है। sp2 में डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हुआ, हेलोजन जुड़ा हुआ होगा sp2 से, और एरिल में भी डायरेक्टली sp2 कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? यस मैम। अब आ जाओ IUPAC नामकरण, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो IUPAC नामकरण और नियम की हम बात करें तो IUPAC नामकरण में सबसे पहले एक लंबी श्रृंखला का चयन करो। अगर आपका IUPAC नामकरण आपको करना नहीं आता है तो इसी चैनल के ऊपर पूरा डिटेल में, पूरा विस्तार से IUPAC नामकरण समझाया गया है ना, जाकर के आप जरूर ये कर ले, IUPAC वाला जरूर जरूर जरूर। चले, 2 क्लोरोब्यूटेन, सेकेंडरी ब्यूटाइल और क्लोराइड, ठीक है। देखो ध्यान से, लंबी कार्बन श्रृंखला का 1 2 3 4 5 है ना, सॉरी 4 ही तो है, तो 1 2 3 4, वापस आ जाओ 1 2 3 4 सेम। तो यहां पर आप देखेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं लिख देती हूँ CH3 CH2 CH Cl और इधर CH3, 1 2 3 4 है ना, इससे इसको कम अंक मिल रहा है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 न 4 आ गई समझ में। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, सेकेंडरी है ना, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड या 2 क्लोरो ब्यूटेन। वहीं पर एलिक ब्रोमाइड, ऑर्थोक्लोरोब्यूटी टोलुइन, क्लोरोफॉर्म, अनप्रोपिल क्लोराइड, IUPAC नाम इनके ये हैं, यानी सामान्य नाम भी पता हो साथ साथ IUPAC नाम भी। यहां पर इसका नामकरण आप खुद करेंगे अपनी अपनी कॉपी में, फटाफट जाकर के अभी जल्दी से फटाफट कर लेना, वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसका नामकरण खुद करना, उसके बाद इसको चेक करना। आओ बेटा, अब आता है कुछ चुनौतियां और विश्लेषण है। क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है।
दिए गए यौगिक में सही आईयूपीएसी नाम और क्लासिफिकेशन बताओ। आपके पास में ये फॉर्मूला दिया है तो आपको थोड़ा दिमाग लगा के तुरंत ही इसको यूं लिख देना है। ठीक है, लिख दिया। ये हाइब्रिड क्या है, कार्बन आ गया ना, तो यहां पर ये कौन सा हो गया, बेंजिलिक, है ना। तो एलाइलिक तो है ही नहीं, वाइनलिक नहीं है, एरिल नहीं है, बेंजाइलिक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। यहां लिखा गया है बेटा, देखो ब्रोमीन परमाणु एक sp2 संग्रहित कार्बन से जुड़ा है जो सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा है, अतः बेंजाइलिक हो गया। आईयूपीएसी में मेन मुख्य श्रृंखला है जिस पर ब्रोमोन और फेनिल समूह प्रतिस्थापी है। एक ही कार्बन यानी CH2 पे ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है और बेंजीन रिंग भी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो 1 फेनिल मेथेन। यस, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई सबको, जल्दी से बताओ फटाफट। यस मैम क्लियर है, ओके डन। आइए, कार्बन हेलोजन आबंध की प्रकृति बहुत सिंपल है। देखो बच्चों, चीजों को जितना हम कॉम्प्लिकेटेड करेंगे ना वो उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती भी चली जाती है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप थोड़ा स्मूथली चीजों को सीखें। तो ये सब बॉन्ड लेंथ जो होती है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी ऊपर से नीचे यदि सीरीज में आते हैं तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है, आकार बड़ा हो जाता है ना। तो यहाँ पर आपको देखना, यहाँ दिख भी रहेगी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो रही है, तो बंध की ऊर्जा आयनन एंथैल्पी ये भी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि आसानी से टूट जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण भी कम होता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो मैं अभी बताऊंगी। बस इतना ध्यान रखो कि कार्बन हेलोजन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्या बंध होता है, ध्रुवीय बंध है। मैम ये ध्रुवीय का मतलब क्या होता है, ध्रुवीय का मतलब होता है कोई इन्फ्लुएंस्ड है किसी दूसरे से, ध्रुवित है वो, यानी कि एक में दूसरे को आकर्षित करने की क्षमता है, वो इन्फ्लुएंस करने की क्षमता है। कुछ लोग नहीं होते, आपकी स्कूल में भी होंगे, कुछ लड़के लड़कियां इतना अच्छा बोलती हैं, भले उनमें ज्ञान ना हो लेकिन इतना अच्छा बोलती है कि हमें लगता है वो यार इससे ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, जबकि ऐसा है नहीं, पर उनमें वो कला है कि जो है नहीं वो भी दिखाया जा रहा है। तो वैसा ही है, लेकिन हेलोजेंस क्या होते हैं, इनकी विद्युत ऋणताएं ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमताएं ज्यादा होती है, तो ये दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये इन्फ्लुएंस्ड करने की क्षमता इनमें बहुत ज्यादा होती है। इस गुण को ध्रुवीय गुण कहा जाता है, इसलिए पोलर इनमें करेक्टर पाया जाता है। देखो विद्युत ऋणता अधिक होती है जिसमें ध्रुवता आ जाती है। चले, अब एक चीज है बेटा, जनरली हम ऊपर से नीचे आने पर आकार बड़ा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा और उसकी बंध को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा चाहिए। लेकिन अगर आप हेलोजेंस में आयोडीन की बात करें तो इनमें क्या होता है, भले ही आकार बड़ा है पर ध्रुवीय गुण ज्यादा है। ध्रुवीय गुण ज्यादा होने की वजह से ये वॉन्डरवॉल बल की श्रेणी में आ जाते हैं, और ये वॉन्डरवॉल बल की श्रेणी में आने यानी कि इन्फ्लुएंस्ड बहुत ज्यादा है। ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा उसका ध्रुवीकरण उतना ही ज्यादा होगा। फाजान्स नियम 11th क्लास का चौथा चैप्टर जो है रासायनिक आबंध और जो बंध है, रासायनिक आबंध वाला जो चैप्टर है उसके अंदर, तो यहाँ पर वॉन्डरवॉल बल आ जाने की वजह से इनमें ये बंध प्रबल हो जाता है, और प्रबल होने की वजह से ये आसानी से टूटता नहीं है, इसलिए बंध ऊर्जा क्या हो जाती है बेटा, ज्यादा हो जाती है, बंध ऊर्जा का मान ज्यादा हो जाता है। ये बात एक्सेप्शन है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चले, वर्ग में नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है, आबंध लंबाई बढ़ती है और बंध एंथैल्पी घटती है, बट आयोडीन के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। दिए गए यौगिक में कार्बन सबसे आसानी से टूटेगा, न्यूनतम एंथैल्पी तो हम ये जानते हैं कि CH3 से होता है, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या हो जाता है, आसानी से टूट जाता है। यहां पर हम कार्बन श्रृंखला और उसके एक्सेप्शंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक, चलो जी आ जाओ। अब आती है निर्माण की विधियां, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना। यहां पर देखो कैसे कैसे निर्माण किया गया है, सब बच्चे ध्यान से देखो। यहां पर एल्कोहल से क्या क्या, डार्जन अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ में ल्यूकास अभिकर्मक, ये एक सर्वोत्तम विधि है कि जब हम एल्कोहल की क्रिया, मैं करके दिखा देती हूं यहां पर रिएक्शन, है ना, कि इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सब बच्चे ध्यान दे दें। एल्कोहल द्वारा
फिर एल्कीनो से, और फिर हाइड्रोकार्बन द्वारा। अच्छा हाँ, हाइड्रोकार्बन से फिर हेलोजन विनिमय। हाइड्रोकार्बन द्वारा और फिर हेलोजन विनिमय। ठीक। अब एल्कोहल की रिएक्शन, एल्कोहल में हमेशा एथिल एल्कोहल लो, C2H5OH प्लस। अब यहां पर रिएक्शन HX के साथ हो सकता है, C2H5OH PCl5 के साथ हो सकता है, C2H5OH PCl3 के साथ हो सकता है, C2H5OH SOCl2 के साथ हो सकता है। जब यहां रिएक्शन होती है तो यहां पर सिंपली प्लस माइनस, यहां पर रिएक्शन थोड़ा सा अलग है कि C2H5O और H में PClCl मॉलिक्यूल को हमेशा ऐसे अरेंज करो कि वह टूटता और जुड़ता नजर आए, तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन रही है। यहां पर भी C2H5X बन गया। PCl5 की कंडीशन में भी थोड़ा ध्यान देना है कि C2H5O और H में आपको इसके 3 मोल लेने पड़ेंगे। कितने मोल बेटा जी, 3 मोल लेने पड़ेंगे, है ना। जो छोटे होते हैं उतने ही खोटे होते हैं, तो यहाँ 3 मोल लेकर के H3PO3 और कंपाउंड बन जाएगा। H3PO3 प्लस क्या बन जाएगा, C2H5Cl। कितने मोल बेटा, 3 मोल बन जाएगा। डार्जन अभिक्रिया में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, C2H5OH S डबल बॉन्ड O Cl और Cl बन गया प्रोडक्ट। तो इस तरह से थोड़ी चीजों को ध्यान में रखना है कि कौन क्या करता है। हाइड्रोकार्बन में भी बच्चा ये ध्यान रखना है कि 2 चीजें हैं, एक तो एल्कीन से और एक क्या है भाई, हाइड्रोकार्बन में एक तो एल्कीन से हो गया और एक क्या हो गया, हाइड्रोजन विस्थापन ना, एल्केन द्वारा। ठीक, एल्केन का हेलोजनीकरण, यस हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण ये था। ठीक, तो एल्कीन से मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, और हेलोजन विनिमय तो Cl2 का प्रकाश की उपस्थिति में हम करवा सकते हैं। हेलोजन विनिमय में स्वार्टज अभिक्रिया और फिंकेल्स्टाइन। डन है, आ जाओ देखो यहां पर आपको दिखेगा ये, तो यहां पर SOCl2 से बन गया, यस मैम। एल्कोहल से ल्यूकास अभिकर्मक हो गया। हेलो एल्केन में एल्केन, देखो एल्केन का रिएक्शन हेलोजनीकरण हो गया मुक्त मूलक से। हाइड्रोकार्बन के अंदर एक एल्कीन द्वारा मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, ये आज समझ में आ गई। अब आता है निर्माण की विधियों में हेलोजन विनिमय, जिसमें आपको आता है कौन सा भाई, आयोडीन के साथ में, और दूसरा है फ्लोराइड का सर्वोत्तम विधि, है ना। इसे आप क्या कर सकते हैं, कौन सी विधि है ये, आयोडीन के साथ में सोडियम है तो क्या है, स्वार्टज अभिक्रिया, फिंकेल्स्टाइन, 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 और ये स्वार्टज। ठीक है, स्वार्टज अभिक्रिया। आपकी आवर्त सारणी में फ्लोरीन स्वार्थी है, इसलिए स्वार्टज अभिक्रिया। क्लियर, यस मैम। यहां से क्वेश्चन आता है कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं। चलो राजकुमार, अब आता है निर्माण की विधियों का चैलेंज। क्वेश्चन पूछा है भाई कि थायोनिल क्लोराइड में HCl और PCl5 की तुलना में प्राथमिकता क्यों दी जाती है।
HCl या PCl5 की तुलना में SOCl2 को ज्यादा प्राथमिकता क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें दो गैसीय उत्पाद बनते हैं और दोनों गैसीय उत्पाद में पिरिडीन का यूज किया जाता है, जो पिरिडीन HCl को ऑब्जर्व कर लेती है, CO2 वाष्प बनकर उड़ जाती है। यहाँ पर इस बात को लिखा भी गया है। आगे देखो भाई, भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं कि क्वथनांक की यदि आप बात की जाए तो देखो ध्यान से यहाँ पर कि अगर आकार बड़ा है तो क्वथनांक तो कम होना चाहिए, फटाफट बंद टूट जाने चाहिए, पर यहाँ पर वॉन डेर वाल बंद बनने के कारण दिस इज एक्सेप्शन। घनत्व में भी आकार बढ़ने पर यौगिक का घनत्व बढ़ता है और विलयता का कॉन्सेप्ट अलग है कि ध्रुवीय होने के बावजूद भी जल अल्प विलय है, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए इनके अंदर पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है। जल के अणुओं के बीच में मजबूत हाइड्रोजन बंध होता है, तो उसको तोड़ने के लिए क्या नहीं है, हेलोजेंस के पास में पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। अब आता है अभ्यास 4, भौतिक गुण। निम्नलिखित यौगिकों को उनके गुणनांक के बढ़ते हुए क्रम में तो व्यवस्थित कीजिए। 1 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 मेथिल। बच्चों शाखाएं पढ़ी हैं, शाखा यानी शाखित और अशाखित। 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन में सही क्रम क्या होगा बच्चों? देखो इसमें लिखा है 1 ब्रोमोब्यूटेन सबसे ज्यादा व्यवस्थित, फिर उसके बाद में क्या आएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन और फिर सबसे कम 2 ब्रोमो 2 मेथिल, यानी कि शाखित। अब इसको कैसे याद रखेंगे मैं समझाती हूँ। एक घर में 4 भाई हैं, चारों एक साथ रहते हैं। अगर चारों एक साथ रहते तो उनके बीच में फूट डालना आसान नहीं है। कोई बाहर का व्यक्ति तेरा भाई ये कह रहा है तो वो नहीं मानेगा, लेकिन 4 भाई पहले से ही अलग अलग है, 4 भाई पहले से ही अलग अलग हैं, तो वहां पर स्थिति क्या हो जाएगी बेटा, चारों पहले से अलग अलग है। अब कोई भी भड़काएगा तो आसान, तो शाखित जितने भी ज्यादा शाखित होगा वो उतना ही दुर्बल होगा, याद रह जाएगा ना। तो इसलिए जो यहाँ पर इसको कम आंका गया है। यहाँ पर ये थ्योरी आप कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ लें, क्योंकि मैंने इसीलिए बताया है। चलो यस मैम। अब आओ बेटा, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी ये रासायनिक अभिक्रियाएं आ चुकी है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है। देखो बेटा, नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है? नाभिक स्नेही का मतलब होता है जो पॉजिटिव पर अटैक करता है। अब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा या कार्बन पॉजिटिव फॉर्म में कब होगा, तो दो स्थितियां हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो दो स्थितियां यहां पर वर्क करती है, या तो वो बैक साइड से अटैक करे या फिर वो फ्रंट साइड से अटैक। ठीक है, तो आपके पास नाभिक जितने भी है वो सब मौजूद है, आप देख सकते हैं। एल्कोहल है, नाइट्राइल है, आइसोनाइट्राइल और एमीन। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो कब कैसे अटैक करता है। तो हमारे पास दो रिएक्शंस आएंगी, जिसमें सबसे पहले रिएक्शन आती है SN2। SN2 का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें दो अभिकारक काम करते हैं। न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपके पास में क्या होता है बेटा, दो रिएक्टेंट होते हैं, इसलिए 2 लगाया गया है। दो रिएक्टेंट है, एक साथ रिएक्शन करेंगे, यानी एक न्यूक्लियोफाइल और एक मेन एल्किल हैलाइड्स। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ही होता है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसी के साथ करवाइए। तो एल्किल हैलाइड में ये होगा बच्चों कि आपके पास में दो स्थिति हैं, या तो आपके पास 3 डिग्री हो, या तो आपके पास 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो, या फिर आपके पास में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो। देखो बच्चों, आपके पास हेलोजन है, आपके पास हेलोजन है और आपके पास हेलोजन है, लेकिन जब पहले से हेलोजन हो, यानी माइनस चार्ज वाला ग्रुप पहले से हो और दूसरा माइनस वाला आना चाहे, तो कैसे आएगा? कैसे आएगा बताओ? वो तभी आ सकता है जब पहले वाले माइनस के पास में कार्बन कम हो। जितने कार्बन यानी बॉडी कार्ड्स जितने कम होंगे तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आसानी से आ सकता है। बॉडी कार्ड कहां कम है बेटे? 1 डिग्री में कम है, तो 1 डिग्री आसानी से संपन्न हो जाता है। इसलिए SN2 अभिक्रिया आसानी से कौन देता है? 1 डिग्री मॉलिक्यूल देता है। पीछे से बैक साइड अटैक करेगा, यहां से ये
बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड बॉन्ड मेकिंग। क्लियर है? यस मैम। तो विन्यास प्रतिपन्न छाते का उल्टा। तो 1 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री, 3 डिग्री। चलो जी, अब SN1 में क्या होगा बेटा कि इसमें एक ही अभिकारक है, एक है तो अकेला है, तो अकेले के पास तो भाई चाहिए, तो बॉडी गार्ड ज्यादा चाहिए। तो यहां पर कितना डिग्री होगा कंसीडर? 3 डिग्री। अकेला है ना, यूं ही चलना चल रहा है, यूं ही चलना चल रहा है, जीवन है एक संग पहिया। सही है ना? तो यूं ही चलना चल रहा ही, बट उसके भाई उसके साथ है। चले, क्लियर हो गई? तो यहाँ पर 3 डिग्री स्टेबल होगा। तो यहाँ पर ये 2 तरीके से रिएक्शन हो सकती है। इसमें रेशमीकरण बनता है, यानी कि ये प्रतिपन भी हो सकता है, विन्यास प्रतिपन भी हो सकता है, और धारण भी, यानी जैसा है वैसा ही। यानी कि यहाँ पर हेलोजन था, यहाँ से निकलकर ही यहाँ पर OH जुड़ गया, या फिर पीछे भी जुड़ सकता है। ये दोनों स्थितियां यहाँ पर पॉसिबल है। चले, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन कितना डिग्री होता है? 3 डिग्री। आओ बेटा, अब ये चीज आपको पढ़नी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट रीडिंग लगाओ कि SN1 SN2 में क्या होता है भाई। यहाँ 2 चरण अभिक्रिया बनती है, 2 चरणों में अभिक्रिया संपन्न होती है। इसमें 1 चरण में होती है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट होती है जो अस्थायी होती है, कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। ये समतलीय होती है, यहाँ पीछे से आक्रमण होता है रेसिमीकरण, इसमें पूर्ण प्रतिलोमन होता है। 3 डिग्री स्टेबल, वहां 1 डिग्री स्टेबल। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक है, ध्रुवीय अप्रोटिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट और जेईई, जहां से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आ जाओ जी, SN1 SN2 में क्वेश्चन पूछा गया है, जरा ध्यान से ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। दिस इज योर होमवर्क कि 1 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमो 2 मेथिल में SN1 SN2 अभिक्रियाएं बढ़ती हुई क्रियाशीलता 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो SN1 और SN2 की यदि बात करें तो SN1 में 3 to 1 और 1 और 2। क्लियर है? यस मैम। आ जाओ, किरेलता क्या होती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है बच्चों का। किरेलता का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न हो, जैसे A, B, C और D, जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, उन्हें हम किरेल कार्बन कहते हैं। जो प्रतिबिंब रूपी होते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, किरेल कार्बन कहते हैं, और इस गुण को किरेलता कहा जाता है। ध्रुवण गुणवत्ता के परिणाम क्या है? ध्रुवण गुणवत्ता क्या होती है बच्चों? जब सिंगल बॉन्ड हो और उसे रोटेट किया जा सकता है। यदि कोई प्रकाश की किरण डालें और वो रोटेट हो रहा है, यानी ध्रुवता प्रदर्शित कर रहा है, घूर्णकता, सॉरी, ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पर अगर आप 3 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर ध्रुवण घूर्णकता थोड़ी कम है। वहीं पर 1 डिग्री यानी SN2 की बात करें तो वहां पर आप देखेंगे कि प्रतिलोपन आसानी से दिखाई देता है। यहाँ पर विन्यास की स्थायी व्यवस्था वैसी की वैसी है धारण में, और रेसिमीकरण में दोनों 50-50% होते हैं। बच्चों ये प्रश्न ऐसा का ऐसा ही एग्जाम में आएगा, सेम छपा हुआ है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। चलो, क्वेश्चन तो दिख रहा है। SN1 में रेसिमीकरण क्यों होता है? समतलीय मध्यवर्ती के कारण। रेसिमीकरण का मतलब क्या होता है? जिसमें धारण और प्रतिपन्न दोनों होते हैं। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट का विस्तृत व्याख्या है, ये आप पढ़ेंगे। अब आता है विलोपन अभिक्रिया, है ना? ये आपकी जितनी भी हेलो एल्केन है उसकी रासायनिक विधियों में है विलोपन। विलोपन का मतलब जो व्यक्ति एक बार चला जाता है वो लौट कर कभी भी नहीं आता है। तो 2 ब्रोमोब्यूटेन तो एल्कोहलिक कंपाउंड है, जिसमें आपको हमेशा ब्यूटीन एल्कीन, है ना, बनती है। तो मेजर एल्कीन वही बनती है जिसमें ज्यादा प्रतिस्थापी होते हैं, वही एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें प्रतिस्थापी ज्यादा। क्लियर है? जितने ज्यादा प्रतिस्थापी होंगे, और ये विलोपन बीटा विलोपन यानी बीटा कार्बन से ही हाइड्रोजन जाता है, उसे हम बीटा विलोपन कहते हैं। धातु के साथ अभिक्रिया में, मैग्नीशियम के साथ में और सोडियम, वुडस और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, दोनों में क्या बनता है बच्चों?
इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, इसमें एल्केन बनती। चलिए अब आ जाता है अगला टॉपिक हेलोएरिन। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन आपको अच्छे से इसको पढ़ना है ताकि आप अच्छे से इसको रिवाइज भी कर सकें। चलिए नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी और रिएक्शन दोनों है बच्चों। यौगिकों की वस्तुकला यानी कि इसके अंदर जो स्थितियां हैं आईयूपीएसी नामकरण की, वो कैसी होती है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है तभी ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पेरा है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये ऑर्थो, मेटा और पेरा भी नहीं है। इस स्थिति को इप्सो कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऑर्थो, मेटा और पेरा, यहाँ पर प्रॉपर्टी मेंशन्ड भी है। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हेलोजन एक्स सीधे एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो आईयूपीएससी की मास्टर क्लास में आपको ये सब बताया गया है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आता है इनकी बंध की प्रवृत्ति। बेटा यहाँ पर आपने देखा था ध्रुवीय प्रवृत्ति थी, पर यहाँ रेजोनेंस की वजह से इसमें थोड़ी ध्रुवता के गुण कम हो जाते हैं अनुनाद प्रभाव के कारण, है ना। तो अनुनाद प्रभाव आ जाता है, फिर विद्युत ऋणता तो है ही, डबल बॉन्ड का करेक्टर भी आ जाता है किसमें, बेंजीन रिंग के अंदर। यहाँ पर हेलोजन को देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से द्वितीय बंध आ जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, sp2 संकरण भी हो जाता है डबल बॉन्ड की वजह से, है ना। तो अनुनाद हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और उसके बाद में क्या हो गया भाई, द्वितीय बंध हो गया। ठीक है, क्लियर है, अनुनाद हो गया। तो यहाँ पर देखो हेलो एल्केन की बजाय हेलो एरिन में क्या होता है, अनुनाद प्रभाव पाया जाता है। अनुनाद हो गया, द्वितीय बंध हो गया, फिर sp2 संकरण हो गया, और उसके बाद में एरिनियम आयन, जिसकी वजह से इनमें बॉन्ड का जो लेंथ है वो उनकी वजह से हेलो एल्केन की वजह से कम रहता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको देख रहा है कि हेलोजनीकरण और सेंडमेयर अभिक्रिया, यानी बेंजीन जो होती है उसका हेलोजनीकरण करो तो यहाँ पर क्या बन जाता है बेटा, हेलोटोलुइरीन बन जाता है। वहीं पर एनिलीन की क्रिया से भी NaNO2 के साथ में रिएक्शन करवाओ तो क्या बन जाता है, अगर आप एनिलीन की क्रिया देखो, मैं बता देती हूँ, H और H के साथ में रिएक्शन हुई, है ना। तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन यदि आप HNO3 के साथ HNO2 N डबल बॉन्ड O उधर OH, है ना, तो ये निकल गया, फिर NaCl, तो ये यहां से निकल गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कॉपर क्लोराइड और जलीय KH के साथ जब रिएक्शन करता है तो ब्रोमीन और आयोडीन बनाया जा सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, यस मैम। अब आता है दूसरा बाल सीमान, है ना। ये रासायनिक अभिक्रियाएं, विशेष अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें अपने को अच्छा, बेंजीन डाइएजोनियम जो क्लोराइड है वो सीधे हेलोजनीकरण से फ्लोरीन की अति सक्रियता के कारण संभव नहीं है। सेंडमेयर और गाटरमान अभिक्रिया की तुलना की जाए तो सेंडमेयर अभिक्रिया, और दोनों में सेंडमेयर से भी हेलो एल्केन बन जाता है और गाटरमान से भी हेलो एल्केन बन जाता है। बस फर्क इतना है, सेंडमेयर में कॉपर क्लोराइड होता है जबकि गाटरमान में केवल कॉपर का चूर्ण होता है। यहाँ पर भौतिक गुणधर्म की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वॉन डेर वाल बल की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है, द्वितीय बंध की वजह से भी ये गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे आने पर क्वथनांक लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जल में अविलय होते हैं बिकॉज हेलो एरिन अध्रुवीय प्रवृत्ति में चले जाते हैं। तो जल में बहुत कम विलय होते हैं बिकॉज ऑफ, वैसे तो ध्रुवीय ही है लेकिन बॉन्ड प्रबल होने की वजह से चले जाते हैं। देखो चलो, यस। सम्मिति गलनांक क्वथनांक की बात करें तो ऑर्थो, मेटा और पेरा में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑर्थो, मेटा और पेरा में लगातार क्या होता है बच्चों, सम्मिति की वजह से। पेरा स्थिति पर अगर कोई मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है तो यहाँ X हो गया, यहाँ पे कोई कंपाउंड हो गया, सम्मिति की वजह से गलनांक क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। नाभिक रागी हेलो एल्केन में ये अब आ गई रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर केवल और केवल क्यों नहीं पाए जाते हैं, अनुनाद की वजह से द्वितीय बंध घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण होता है, और धनायन का अस्थायित्व होता है, sp2 संकरण होता है। तो अभी मैंने बताकर आई हूँ ये डिटेल में आपको
कि यहाँ पर sp2 संकरण है, इसकी वजह से इसमें क्या हो जाता है, एस का जो लक्षण होते हैं एस कक्षक के वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बंध प्रबल हो जाता है। द्वितीय बंध की वजह से बंध प्रबल होता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। अगर हेलोजन है, फिर से हेलोजन कोई आएगा तो वहां पर कोई भी माइनस चार्ज वाला ग्रुप आएगा तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, तो इस वजह से ये रिएक्शन नहीं देते। अब आता है डव प्रक्रम, सबसे इंपॉर्टेंट है। डव प्रक्रम होता है हेलो एरिन की रिएक्शन जो होती है ना बेटा, NaOH के साथ करवाओ तो वहां पर आपके पास फिनोल बन जाता है। दिस इज डव प्रक्रम, है ना। 623 केल्विन ताप पर फिनोल बन जाता है ना। HNO3 के साथ में NO2 बन जाता है, ऑर्थो, मेटा और पेरा पे। दिस इज पिक्रिक एसिड। क्लियर है? यस मैम। ओके, नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट टिप है, जरूर पढ़ लेना। हो गया क्लियर? ओके डन। जो बहुत ही बढ़िया बच्चों, ये बात आपको सबको क्लियरली समझ में आ गई है। अब यहाँ पर आप बच्चों को एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर आप बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो @ केम विथ पूनम मेरे इंस्टा आईडी पे आप मुझे चेकआउट कर सकते हैं, है ना। और आप मुझे टेलीग्राम पे भी जो है वो जाकर के, टेलीग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। पूनम विथ केमिस्ट्री अगर आप सर्च करेंगे, पूनम विथ केमिस्ट्री, तो भी मैं आपको मिल जाऊंगी। सिमिलरली आप केम विथ पूनम ही मुझे फेसबुक पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जितने ही बच्चे हैं प्लीज जाइए, जितना हो सकता है ज्वाइन कीजिए, एंड थैंक यू। ओके, तो मिलेंगे बच्चों फिर, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।